हम देख रहे हैं कि जो बनारस है, ये क्रांति भी यहाँ पर हुई, प्रतिक्रांति भी हुई। बुद्ध के माध्यम से यहाँ पर क्रांति हुई और तमाम उन लोगों ने प्रतिक्रांति उसके पीछे करने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में अगर विश्वविद्यालय की बात करें, लगातार यहाँ पर भी मनुवादी विचारधारा बड़े धड़ल्ले से काम करती है, देखने को हमको नज़र आता है। डर की बात अगर देखा जाए तो बाबा साहब तो अकेले ही थे। अगर वो डर किए होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, या फिर हमारे जो संत गुरु रविदास जी हैं वो भी अकेले ही थे, और वो उस स्थान से हैं जहाँ पर मनवादियों का गढ़ हुआ करता था। तो अगर वो डरे होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। समस्याएं तो बहुत सारी आई हैं। हम लोगों ने बीएचयू में बहुत सारे हॉल हैं, सेमिनार हॉल हैं, हम सभी हॉल के लिए लेटर दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये चाह रहा था कि कार्यक्रम ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ के ये हॉल लिया। बहुत ही संघर्षों के बाद हमारा समाज स्कूल में प्रवेश करता है, और वहाँ पर भी स्कूल कॉलेज में प्रवेश करता है, वहाँ पर भी उनको रोकने का कार्य किया जाता है। ये जो मनुवादी ढांचा है, मनुवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो विचार है, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। देखिए, समस्याओं पे बात करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं, हम लोग निराकरण पे बात करें। क्यों हम समस्याओं पे बात, हम आगे के क्यों नहीं देखें? देखिए, इस कार्यक्रम से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं, ये देखिए। तो जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम बीएचयू बनारस में हैं और आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास महाराज इनकी जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है, और इस बीएचयू कैंपस में भी संत रविदास महाराज इनकी जयंती बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में मनाई जा रही है, और ख़ास तौर पर इस कैंपस में भी मनाई जा रही है। और यहाँ पर जिन लोगों ने तमाम विद्यार्थियों ने और प्रोफेसरों के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर शिरोमणि संत रविदास महाराज इनकी जयंती को मनाया गया है, पूछेंगे किस प्रकार इस जयंती का पूरा आयोजन रहा, क्या समस्याएं तमाम तरीके की जयंतियों को मनाने के लिए, और किस प्रकार इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया है। सर, क्या नाम है और आप किस फैकल्टी से है, और साथ ही किस प्रकार इस जयंती को मनाने के लिए आपको समस्या आई, बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र गौतम है और मैं बीएचयू बहुजन इकाई का अध्यक्ष हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ये 646वीं जो जयंती है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, वो मना रहे हैं। और ये आज और कल 2 दिन, यानी कि 4 और 5 तारीख 2 जो है फरवरी में मनाई जाएगी। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने इसको एक सेशन में सेमिनार हमने कराया। उसके बाद हमारी सिंगिंग और पेंटिंग की क्विज़ थी। हालांकि इसके पहले मॉर्निंग में हमने क्विज़ कराई थी जो 50 प्रश्नों पर आधारित थी, और उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे वो प्रोफेसर श्री सोबरन सिंह थे, जो प्रख्यात बहुजन चिंतक हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो जयंतियाँ हैं, या फिर संत रविदास महाराज इनकी जयंती मनाना और तमाम अपने कैंपस में मनाना खासतौर पर क्यों आपको ज़रूर लगता है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? जी, जो परम आदरणीय गुरु महाराज जी का जो विचार है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम आज से नहीं, विगत 40 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं काफ़ी संघर्ष किए हैं। प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार सर हम लोग के संरक्षक हैं। एक लंबा इतिहास रहा है इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए। हाँ, तो ये इससे एक मास में मैसेज जाता है कि मतलब जो गुरुजी के विचार हैं वो क्या हैं, और लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं, और गुरुजी के विचारों पे चलने की कोशिश करते हैं, वो उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई जन्म से ऊंच नीच नहीं होता है, अपने कर्मों के कारण वो ऊंच नीच होता है। तो ऐसे सदगुरु महाराज जी के विचार थे। तो मैं आज के जन्म दिवस की हर भारतवासी को बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्या समस्या आती है सर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन के अंदर में? आप देखें, भारत के अंदर में इकलौता ये इंस्टीट्यूट है, ये बीएचयू है, जहाँ पर रविदास महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। बाकी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या समस्या आती है? ये जो मनुवादी व्यवस्था है भैया, ये हर जगह हावी है। तो जहाँ पे लोग जागरूक हो गए वहाँ तो लोग धीरे धीरे कार्यक्रम करा रहे हैं, जहाँ सीख रहे हैं कि ये चीज़ भी है, ये हमारे लिए है, ये हमारे समाज के लिए है, इससे हमारा समाज कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ तो लोग जागरूक हुए हैं, कर रहे हैं, छात्र जागरूक हुए हैं, टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको इस तरीके का प्रोग्राम करना चाहिए। मैं तो सबको बोलूँगा कि भारत के हर विश्वविद्यालय और हर कॉलेज में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो संतों का हो, या फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हो, या किसी भी बहुजन महापुरुष का कार्यक्रम हो, वो हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में होना चाहिए। और भी काफ़ी सारे लोग आप मेरे साथ में देख रहे हैं। क्या नाम है अभी? विवेकानंद गौतम, क्या पढ़ रहे हैं? MSW फाइनल ईयर। संत रविदास महाराज इनकी जयंती पर क्या बताएंगे? तमाम हमारे जो व्यूवर्स है और देश के जो युवा है
आप इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में इस जयंती को मना रहे, क्या उद्देश्य है? मेरा रविदास जी से को देखते हुए यही युवा साथियों से उद्देश्य है कि यदि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका भी अगर यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आपको कोई पीछे नहीं हरा सकता। आप लाखों की भीड़ में आप अकेला अपने आप को देखेंगे और अपने विचार अच्छे रखेंगे और लोगों को साथ लेके चलने के विचार रखेंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और लोग आपको याद करेंगे। रविदास जी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि मनुवादी इस तरीके से तो मनुवादी हैं, लेकिन अपने आप को आप सोचते हैं मैं वंचित रह गया हूँ, मुझे पाने के लिए रोका गया, लेकिन जितना वंचित आप है उतना ही वंचित वो हैं। वो समाज से वंचित हैं, मनुवादी से, ये सामाजिक तत्व से वंचित हैं, भाईचारे से वंचित हैं, उनके मन में कट्टरता है। इस तरीके से हर एक बहुत से प्रकार से वो भी वंचित हैं कि जिनको वो हम लोग उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं और आगे भी इसी तरह अपना कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। उनको भी एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी एक न एक दिन हमें उम्मीद है कि वो इस तरीके से बेहतर इंसान बनेंगे, भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे और लोगों में नफरत ख़त्म करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो बनारस है, ये क्रांति भी यहाँ पर हुई, प्रतिक्रांति भी हुई। बुद्ध के माध्यम से यहाँ पर क्रांति हुई और तमाम उन लोगों ने प्रतिक्रांति उसके पीछे करने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में अगर विश्वविद्यालय की बात करें, लगातार यहाँ पर भी मनुवादी विचारधारा बड़े धड़ल्ले से काम करती है, देखने को हमको नज़र आता है। और ऐसे में ये नहीं लगता कि इस प्रकार की जो कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जागृति आप इंस्टीट्यूशन के अंदर में कर रहे हैं, तो इससे कहने के जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनके पेट में खलबली मचेगी, क्या लगेगा? बिल्कुल मचेगी, क्यों नहीं मचेगी? क्योंकि होता क्या है कि जब एक छोटे समाज से व्यक्ति आता है और उनके बराबरी उनका जब बराबरी करता है, तो तकलीफ सबको होता है, चाहे हम हो या कोई दूसरा हो। और उनको तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही हावी रहे हैं, तो उनको तो होना वाजिब सी बात है। डर नहीं लगता कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आपके करियर या इन सारी चीज़ों को तकलीफ हो सकती है? आपके मार्क्स अलग-अलग जगहों पर कम कर दिए जा सकते हैं? हाँ, डर की बात अगर देखा जाए तो बाबा साहब तो अकेले ही थे। अगर वो डर किए होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, या फिर हमारे जो संत गुरु रविदास जी हैं वो भी अकेले ही थे, और वो उस स्थान से हैं जहाँ पर मनवादियों का गढ़ हुआ करता था। तो अगर वो डरे होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो जब वो नहीं डरे, हमारे महापुरुष नहीं डरे और हमारे बाबा साहब नहीं डरे, तो हम क्यों डरें? अच्छा, ये इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से जाता है? कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेन मोटिव तो शिक्षा प्राप्त करना है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारे चैनल को लगातार लाखों लोग देखते हैं और इस इंस्टीट्यूशन में हम खड़े हैं, पूरा भारत और पूरी दुनिया जानता है बीएचयू को। बताइए, तमाम हमारे जो युवा साथी है, जो आज भी कहने की छोटे-छोटे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अपने आप को सीमित रख रहे हैं, क्या महत्व रखता है हायर एजुकेशन तमाम बहुजन समाज को खास तौर पर? जी, बिल्कुल रखता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं पिछले साल, मतलब अगर देखा जाए 2021 में मैं 2 जनवरी को आया था। 1 साल नहीं हुआ मुझे आके, 1 साल पूर्ण हो चुका है। और 1 साल के अंदर ही कहीं न कहीं मैं इस कमेटी से जुड़ा और इस कमेटी के कार्य को देखा, और फिर उसमें मतलब एक ऐसा जुड़ाव बन जाता है, एक उत्साह आती है जब लोगों की से मिलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, बात करते हैं, तो एक उत्साह बनता है। और उस उत्साह से जब हम काम करते हैं तो फिर कुछ अलग ही होता है सर। सर, मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीएचयू के अंदर में हज़ारों विद्यार्थी है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको गिने-चुने जो लोग दिख रहे हैं, बाकी कहीं के लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? आपसे क्या समस्या है या फिर क्या डर है उनके मन में? देखिए, जो बीएचयू के एससी एसटी के छात्र हैं यहाँ के, और जो कमेटी के लोग हैं, ये संवैधानिक चीज़ों के लिए लड़ते हैं यहाँ पे हमेशा। संवैधानिक, चाहे वो आंदोलन हो गया या कार्यक्रम को लेके, जैसे आपने अभी पूछा कि आप लोग डरते नहीं हैं, तो यहाँ के लोग संवैधानिक चीज़ों के लिए लड़ते हैं। और आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ कार्यक्रम करने के लिए, तो समस्याएं तो बहुत सारी आई हैं। हम लोगों ने बीएचयू में बहुत सारे हॉल हैं, सेमिनार हॉल हैं, हम लोग सभी हॉल के लिए लेटर दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये चाह रहा था कि कार्यक्रम ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ के ये हॉल लिया। ये एक समस्या थी। इस बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को ये लोग आपस में बैठ के या फिर कार्यक्रम ना कर पाएँ, क्योंकि मनवादी विचारधारा के लोग जो बड़े शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग आपस में एकजुट ना होने पाएँ। लेकिन हम लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से उनके विचारों को और जो नियम कानून है, नियम कानून से चल के, और हम लोगों ने इस हॉल को अलॉट कराया और आज हम लोग कार्यक्रम यहाँ पे सफल बना रहे हैं।
जी, आपके इस संगठन से जो ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, जो तमाम जो बीएचयू के विद्यार्थी भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो क्या संदेश रहेगा उनको जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए? जी, मैं विद्यार्थियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन से जुड़ें और हम लोग संवैधानिक विश्वविद्यालय में जो संवैधानिक है, चाहे रिजर्वेशन के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए विचारों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर श्री कांसीराम साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास, ऐसे तमाम हम लोग हमेशा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने का ये उद्देश्य होता है कि विचारों का आदान प्रदान। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक हम लोग ये जान नहीं पाएंगे कि हमारे महापुरुष हमारे लिए क्या किए, क्या नहीं किए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। सर, मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं एमए फिलॉसफी का छात्र हूँ। सर, आपने पूछा कि ये मतलब जो रविदास जयंती मनाया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट में, ये क्यों आवश्यक है? तो मुझे लगता है कि ये इसी इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में मनाना चाहिए, क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा का, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ से एक तरह से फलीभूती अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज तो देख रहे हैं कि आज का परिवेश क्या है, हिंदू मुस्लिम राइट्स, और यहाँ हम समानता, सबको एकदम समान समझते हैं। तो ये हमको लगता है कि हर जगह कोने-कोने में आवश्यक है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने की। क्या नाम है आप? मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं एमए प्रथम वर्ष का दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ। देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल चरम सीमा पर है सर। ऐसे में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के अंदर में ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल जाता है, और क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में जिस बेगमपुरा की कॉन्सेप्ट रविदास महाराज ने रखी, क्या ये कॉन्सेप्ट आने वाले भविष्य में सफल हो पाएगी? क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो एक गरीब तबका से ऊपर अभी धीरे-धीरे उठ कर के आया है। और अभी संविधान में जो मूलभूत सुविधाएँ हमको दी गई हैं, वो भी नहीं है हमारे समाज के पास। बहुत ही संघर्षों के बाद हमारा समाज स्कूल में प्रवेश करता है, और वहाँ पर भी स्कूल कॉलेज में प्रवेश करता है, वहाँ पे भी उनको रोकने का कार्य किया जाता है। ये जो मनुवादी ढाँचा है, मनुवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो विचार है, वो कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। जो दलित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं या पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं, उनके खिलाफ एक साजिश के तहत उनको रोका जाता है ताकि ये आगे ना आ पाएँ। ऐसा ये हर यूनिवर्सिटी में है, भारत के हर यूनिवर्सिटी में। आप चाहे महाराष्ट्र की बात करिए, चाहे गुजरात की बात करिए या चाहे राजस्थान की बात करिए, जहाँ पे एक 9 साल का बच्चा मटके को छू देता है तो लोग उसको मार डालते हैं। या फिर कहीं पे भी मूँछ रखने की बात होती है कि मूँछ रखा तो उसको पीट के मार दिया, घोड़ी पे चढ़ने पे पीट देते हैं। तो ये आज भी हावी है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक बहुजन समाज अपने आप को संगठित नहीं करता है, जब तक अपने आप को शिक्षित नहीं करता है, और शिक्षित होकर के वो राजनीति में आकर के उस अपने खुद की सरकार इस्टेब्लिश नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है कि इक्वलिटी आ जाएगी। बहुजन राज बहुत ज़रूरी है पूरे भारत के अंदर, ऐसा आपका कहना है? जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बहुजनों को सत्ता में आना चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ पे कुछ सीटें जीते और सरकार बनाएँ। बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं हो सकता है। वर्तमान में तो पूरी परिस्थितियाँ विपरीत है। क्या लगता है ये इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे टिक पाएगा बहुजन समाज? नहीं, देखिए, अप्स एंड डाउन लगा रहता है, ऐसा नहीं है। तमाम सी ताकतें होती हैं जो मतलब तोड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे हम लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से भी कुछ लोग हैं मनुवादी विचारधारा के, वो हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और हमारा समाज अभी नया-नया उभर कर के आया है। वो थोड़ा-सा पैसा पाता है तो इधर से उधर चला जाता है। फिर बाद में उसको एहसास होता है कि अरे मैंने गलत कर दिया, फिर वापस आते हैं लोग। फिर ऐसी सिचुएशन आ रही है, लोग अपने संगठन में एकत्रित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय हमेशा बराबर नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में 2024 आने वाला है, तो कुछ अच्छे निर्णय ज़रूर होंगे और हमें अब बहुजनों की सत्ता शायद हासिल हो जाए। ऐसा आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि जो तमाम हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, खास तौर पर जो युवा हमारे चैनल को देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन के अंदर में किस प्रकार लोग युवा यहाँ पर आएँगे, तो आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से वो आपसे जुड़ पाए, या फिर उनको क्या मदद हो पाएगी? जी, जो हायर एजुकेशन की बात की है आप, यहाँ पे एक 3 तरह के बेसिकली कोर्स हैं। एक अंडर ग्रेजुएट, एक पीजी और एक पीएचडी का कोर्स है। तो इसमें आने के लिए जो सीयूईटी का एंट्रेंस होता है वो क्लियर करना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए। पीजी के लिए भी अब शायद सीयूईटी के थ्रू ही हो गया है। पीएचडी के लिए यहाँ का जो सिस्टम है आने के लिए, वो डायरेक्ट का सिस्टम है, और एक एग्ज़ाम होता है उसका। एक आता है यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट,
जो कि हर वर्ष 2 बार निकलता है। एक मार्च सेशन होता है, एक अगस्त का सेशन होता है। तो उसमें आने के लिए आपको ये दोनों फॉर्म फिल अप करना रहेगा, चाहे आप नेट जेआरएफ ही क्यों ना हो, या विदाउट नेट भी है तो भी ये फॉर्म फिल अप करना होता है आपको। तो ये फॉर्म फिल अप करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से सूचना दी जाती है, या तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, या तो रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आप आते हैं। तो जैसे-जैसे लोग इसको फॉर्म भरते हैं, तो अलग-अलग स्टेप्स हैं, वो डिपार्टमेंटल लेवल पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो डायरेक्ट उसमें पीएचडी क्वालिफ़िकेशन हो तो वो आ जाते हैं डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हमारे तमाम जो साथी है लगातार इस कार्यक्रम में सुबह से बने हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हैं। बताएंगे किस तरीके से कार्यक्रम को इस आयोजन करने के साथ साथ यह पूरा कार्यक्रम हुआ, क्या-क्या समस्या आई, क्या दिक्कतें आई? देखिए, समस्याओं पे बात करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं, हम लोग निराकरण पे बात करें। क्यों हम समस्याओं पे बात, हम आगे के क्यों नहीं देखें? देखिए, इस कार्यक्रम से क्या-क्या पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं, ये देखिए। पॉजिटिव चीज़ें ये निकल के आई हैं कि एक तो संत रैदास का जो बेगमपुरा वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग लोगों तक लेके जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने में इतने सारे हमारे बीएचयू बहुजन के वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो सिंगिंग देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, क्विज़ देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं कल्चरली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बड़े लेवल पे, बीएचयू जैसे जगह पे अगर आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो अपने गाँव में जाएँगे, आप अपने शहर में जाएँगे, वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ये कहीं न कहीं हमारे समाज को और आगे लेके जाएगा, और जैसे-जैसे हम कल्चरली रिच होते जाएँगे, जैसे कि अब कहा जाता है कि बहुजनों के पास कमी है। हमारे पास कमी किस चीज़ की है? हमारे पास संस्कृतियों की कमी है। जो राम राज्य में एक संस्कृति जो चल रही है, और एक बेगमपुरा की जो संस्कृति है। हमारे देखिए, अभी आज से कम से कम 15 या 20 साल पहले तक कोई भी बहुजन साहित्य या फिर दलित साहित्य नहीं दिखता था मुख्य धारा में। मुख्य धारा का साहित्य सिर्फ़ प्रेम की बात करता था, मौसम की बात करता था, और 2-4 बातें जो किया करता था, अपना-अपना किया करता था। उसमें दलित कहीं नहीं थे। उसमें बहुजन कहीं नहीं था, उसमें माइनॉरिटी कहीं नहीं था। उसमें देश के विभाजन की कोई ज़िक्र नहीं किया गया था। उस देश के विभाजन में जो पीड़ा हुई, उसका कोई ज़िक्र नहीं होता था। लेकिन जैसे ही बहुजन कॉन्सेप्ट आया है, उसमें देखिए अम्बेडकर छाए पड़े हैं, और कांशीराम छाए पड़े हैं, ललई सिंह छाए पड़े हैं, गौतम बुद्ध छाए पड़े हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले। तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जो छिपे पड़े थे, उनको समाज से निकाल के फिर से उभारा जा रहा है, और ये काम हम लोग यहाँ से विश्वविद्यालय से करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को एक-एक लोगों तक लेके जाना है, अपने बहुजन लोगों के पास ले जाना है, उनको फिर से उसी तरीके से पुनर्जागृत करना है, और इस समाज में अपनी बात को, अपनी जगह को स्थापित करना है। इसलिए मजबूती से हम लोग यहाँ पे रविदास जयंती मना रहे हैं, और ताकि एक-एक सूचना लोगों तक पहुँचे। देखिए जितने एक्टिव होने के बाद में इस देश के अंदर में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हुई जिनके साथ में रोहित वेमुला हो गया, पायल तडवी हो गया। तो इन तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल जो मर्डर है, इसके पीछे में किस तरीके से एक पूरा षड्यंत्र होता है? क्या बहुजन समाज के छात्रों को समस्या आती है? किस प्रकार वो उससे लड़ता है? अगर वो नहीं लड़ पाएगा, क्या हो जाएगा उसके साथ? नहीं लड़ पाएगा, जैसे ही आप प्रश्न पूछा, नहीं लड़ पाएगा तो क्या हो जाएगा? तो नहीं लड़ पाएगा तो उसके साथ वो रोहित वेमुला हो जाएगा, पायल तडवी हो जाएगा। इसका इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल आप ढूँढेंगे तो अम्बेडकर अपने अपने बातों में कहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। क्यों बीएचयू में आज तक एक भी बहुजन छात्र इस तरीके से शोषित नहीं हुआ, या फिर वो फांसी लगा के नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? पूछिए मुझसे। क्योंकि यहाँ पे सारे बीएचयू के जो बहुजन छात्र हैं, वो यूनाइट रहते हैं। शिक्षा ले ही रहे हैं, यूनाइट रहते हैं, और साथ में संघर्ष करते हैं। अभी हमारे किसी साथी के साथ मारपीट हो जाए, किसी हमारे महिला साथी हो या पुरुष साथी हो, उसके साथ कोई प्रोफ़ेसर भेदभाव करे, या प्रोफ़ेसरों के साथ अगर उनके विभाग में डीन भेदभाव कर रहा है, या वीसी भेदभाव कर रहा है, हम लोग तुरंत पहुँचते हैं और एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ लड़ते हैं, और उसको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और बीएचयू में हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर जैसे नियम के लिए एक आंदोलन की नींव तैयार करी, और उसको बदलवा के 200 पॉइंट रोस्टर कराया, जिससे हमारे देखिए बीएचयू में एससी कैटेगरी के जितने प्रोफ़ेसर हैं, उतने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के एससी कैटेगरी के प्रोफ़ेसर एक की ओर कर दीजिए तो वो एक तरफ, और बीएचयू में एससी कैटेगरी के प्रोफ़ेसरों की संख्या एक तरफ। इतना हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पे अपने आंदोलन को चलाया है कि ये रिजल्ट आया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रोहित वेमुला नहीं होना है, पायल तडवी नहीं होना है, तो आप शिक्षित रहने के साथ-साथ संगठित रहिए, और संगठित होने के साथ-साथ संघर्ष कीजिए, और ये ज्ञान आपको बाबा साहब को पढ़ने के बाद आएगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि और तमाम बहुत बहुत धन्यवाद द थिंक मीडिया को कि हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आया। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि आपको अगर संघर्ष समझना है तो मेरे जीवन को आप देख लीजिए, मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है और वही मेरा एक संदेश है। और इसी प्रकार तमाम जो विद्यार्थियों के माध्यम से, जो छात्रों के माध्यम से आपने समझा कि किस प्रकार इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में उनके साथ में समस्या आती है, समस्या का किस प्रकार वो हल निकालते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस तरीके की पूरी चर्चा को, इस चर्चा को लेकर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।